बहुत करड़े ग्रह नक्षत्र, बहुत कठोर ग्रह नक्षत्रों में पैदा हुआ है। कैसे? यदि इसका मुंह आपने देख लिया, बाप ने देख लिया इसका मुंह, तो बाप मर जाएगा। इस बेटे का तो मुंह देखने लायक ही नहीं, क्षेत्राम जी का आपने देखना ही नहीं। अपने कौन सी बेटों की कमी है और कौन सी कमी आ जाएगी, खुद भी दक्षिणा लेनी है ना पंडित जी की। बाकी पंडित जी को दिख जाता कहीं में ये तो धाप के मंगता होगा पर पंडित जी लगता है आपने क्यों भाई रे, आपने क्यों बुरा कहना किसी के मुंह पे। अपना कहना है भाई क्या है इसके तो राज। इसलिए आप अपने में से किसी की कुंडली दिखा दो, अपने सबकी कुंडली में क्या लिखा हुआ है? सूर्य और तारों के आधार पे टाइम चेंज होता है। डोकरे आज भी बता देते हैं। तो पहले क्या करते, जब भी यूं बच्चा होता, इसमें क्या हंसी है कि वहां पे शेरों की लड़ाई हो रही, एक शेर आदमी है, क्षेत्राम जी का, मई मिला तुम्हें सुबह कब्जा किया, 2 बार वो यहाँ से टैक्स लेके गए। तो उत्तर भारत का टैक्स कौन ले रहे हैं? इसका मतलब राष्ट्रकूट। राजस्थान का भी टैक्स कौन ले रहे हैं? राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूटों ने पाली में अपना एक बंदा छोड़ रखा था। कहां पे छोड़ रखा है? और वो जो राष्ट्रकूट है वो पाली के आसपास के लेकर क्या लेता है? टैक्स। इसका मतलब राष्ट्रकूटों का कोई एक बंदा, राष्ट्रकूटों को जब चरम था, जब राष्ट्रकूट अपने पीक पे थे, तो कहां पे रह रहा था? पाली। कहां रह रहा था? पाली। और राजस्थान का क्या ले रहा था? टैक्स। शायद उन्हीं में से किसी की बेटी रही होगी महालक्ष्मी, जो अल्लट की माता थी। हम पढ़ते हैं अल्लट की माता का नाम महालक्ष्मी राष्ट्रकूट था। अब अल्लट के पापा कर्नाटक जाके ब्याह करके आए नहीं होंगे, पाली तो आ ही सकते हैं भाई। इनकी राजधानी नागदार आहट राजधानी थी, यहां से पाली ब्याह करने आ गए होंगे, क्योंकि यहाँ राष्ट्रकूट बैठे हैं। तो ये वो वाले राष्ट्रकूट यही थे। लेकिन बाद में जब राष्ट्रकूट साउथ इंडिया में कमजोर पड़ गए, तो क्या राजस्थान में कोई राष्ट्रकूटों को टैक्स देगा? तो यहाँ से भगा भुगू दिया राष्ट्रकूटों। लेकिन पाली में जब ये टैक्स लिया करते तब इनका राज्य अच्छा रहा होगा। तो पाली के लोगों के दिमाग में रही होगी कि भाई किसी टाइम में अपने यहाँ पर राजा थे, वो राजा कौन थे? राष्ट्रकूट। लेकिन अब वो अपने यहाँ पर नहीं। पाली बहुत अच्छा व्यापारिक केंद्र था। इधर से जो भी ट्रेड रूट जाया करते हो पाली होके जाते। जहां व्यापारिक केंद्र होगा वहां पर व्यापार ज्यादा होगा। व्यापार करने वाली जाति है पाली वाले ब्राह्मण। व्यापार करने वाली जाति कौन सी है? अच्छा, जहां व्यापार ज्यादा होगा पैसे ज्यादा होंगे कम होंगे, और जहां पैसे ज्यादा होंगे वहां लूटपाट कम होगी ज्यादा होगी। हर कोई लूटपाट करना चाहेगा। तो यहाँ पर कालांतर में जब राष्ट्रकूट भी चले गए, पाली के अंदर अव्यवस्था है, पाली में किसी का भी शासन ढंग का नहीं है, और यहाँ पे लूटपाट हो जाती है। इसलिए पालीवाल ब्राह्मणों को लगा कि यार इस लूटपाट से रोकने के लिए क्या किया जाए। तो कोई ना कोई राजा यदि हो तो हम उसको टैक्स दे देंगे और वो हमारी क्या कर देगा? रक्षा। तो किसको राजा बनाया जाए? कहीं ना कहीं इनके दिमाग के अंदर था कि आज से 200 बरस पहले अपने यहाँ का टैक्स कौन दिया करते थे? राष्ट्रकूट। वो यहाँ से चले गए, पर वो आजकल कन्नौज के आसपास तो बैठे ही हैं। तो क्यों ना अपने कन्नौज के आसपास वाले राष्ट्रकूटों के पास चलते हैं, उनको जाकर जा रहे, तुम्हारे दादे परदादे हमारी रक्षा करते थे, तुम वापस चल के हमारी रक्षा कर दो और हमसे क्या ले लो? टैक्स। इसलिए बदायूं जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? बदायूं जा रहे हैं। उधर बदायूं का राजा कौन है? क्षेत्राम। कौन है? राव क्षेत्र। राव क्षेत्राम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि राव क्षेत्राम के 100 बेटे थे। कितने बेटे थे? अच्छा, इसमें आपको कतई अचंभे की आवश्यकता नहीं। एक राजा के 20 रानियां। कितनी रानियां? 100 हो गए। मैं कहता हूं दादाजी की उम्र के जो अपने से तीसरी पीढ़ी, पहले तीसरी पीढ़ी है, उनमें सबके क्रिकेट की टीम है ना? 11-11 है सबके, एक माँ के। माँ एक ही है और दादाजी की तो एक ही थी। अब दादाजी ने 10 ब्याह किए होते तो बहुत सिंपल सा। वो मेरे एक दोस्त हमेशा हंसते रहते हैं कि उन्होंने अपने को चाचा जी से एक बार पूछा, उनके पापा 11 बहन भाई है। तो मैंने मेरे चाचा जी से पूछा, चाचा जी 11? तो उन्होंने कहा 11 तो जीवते हैं, 3-4 तो मिस कॉल थी। भाई 3-4 होते ही मर गए, पहले टाबर होते ही मर जाया करते खूब सारे, डिलीवरी के अंदर बच्चों की डेथ हो जाया करती। इसका मतलब कितने पैदा हुए? 15। तो ये बहुत नॉर्मल सा डाटा है कि भाई 100 हो गए थे, इसमें कोई अचंभा करने की आवश्यकता। भाई भीम सिंह 1818 में अंग्रेजों से संधि करता है, बताया था मैंने। 1818 में, ज्यादा पुराना भी नहीं है भाई। ये तो चलो 1240 की बात हो, तो वो सब बहुत पुराने टाइम में ज्यादा टाबर होते। भीम सिंह कब संधि करता है? 95 में थे। और राजा इसीलिए एक से अधिक शादियां करते थे कि बेटे खूब सारे हो, ताकि अपनी सेना में बेटे रहे, और किसी पे विश्वास नहीं होता था। और किसी को सेना में भेजा, यदि उसने आपके इलाके पे कब्जा कर लिया तो अपने खून पे इतना विश्वास कर पाते थे कि यार कम से कम ये तो संभालेगा, इसलिए खूब सारी शादियां होती। कालांतर में वही खूब सारी शादियां उनका सबसे बड़ा अवगुण, क्योंकि जब रानियां अधिक होगी तो बेटे ज्यादा होंगे, बेटे ज्यादा होंगे तो कौन सा राजा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, ये सिस्टम ही कोलैप्स कर गया। यही तो हम बाद में पढ़ रहे हैं कि बाद में देखो आपके वोल्टर कह रहा है कि बहु विवाह पर रोक लगाई जाए।
कवि राजा श्यामलदास जी वाली वो देश हितैषणी सभा बनी, वो करे, बहु विवाह पर रोक लगाई। क्यों बातें की जा रही वो? इसका मतलब बहु विवाह होते थे तभी तो कर रहे हैं। तो बहु विवाह होते थे, जब ज्यादा शादियां होंगी तो बच्चे भी क्या होंगे, नॉर्मल सी बात। तो सेठराम जी के कितने टापर थे? 100। उनमें 51वें नंबर पे हुआ था सिया। 51 नंबर पे कौन हुआ था? गांव में कहानी सुना तब कहते हैं, गुणचासा सियो बड़ो सिया बड़ा 50। बोलो देखिए, गुणचासा सियो बड़ो सिया बड़ा, गुणचासा मतलब 49। 49 से तो बड़ा कौन था? सिया। और सिया से बड़े कितने थे? गुणचासा सियो बड़ो सिया बड़ा 50। 49 से सिया बड़ा था, सिया से बड़े 50 और थे। तो सिया से बड़े 50 और, इसका मतलब सिया कौन से नंबर पे? सिया के बाद 49 और टोटल 49 सियो बड़ो सिया बड़ा 50। अब तो क्या होता है कि बच्चा हुआ तो अपने हाथों टाइम देखते हैं, 2:35:44 देख देते हैं। फिर पंडित जी को जाकर दे, पंडित जी ये देखो भाई हमारे लड़का या लड़की हुई है, इसकी कुंडली बनाओ, देखो भाई भविष्य क्या है। और पंडित जी कहते भाई राजयोग है। क्या है? पंडित जी किसी के भी राजयोग से नीचा बताते। तो पंडित जी ऐसे क्यों कहेंगे लिचड़ होगा आगे चल के? दक्षिणा लेनी है ना पंडित जी की, बाकी पंडित जी को दिख जाता कहीं में ये तो दाब के मंगता होगा। पर पंडित जी लगता है आपने क्यों भाई रे, आपने क्यों पूरा करना किसी के मुंह पे? अपना कहना है भाई क्या है इसके तो राज। इसलिए आप अपने में से किसी की कुंडली दिखा दो, अपने सबकी कुंडली में क्या लिखा हुआ है? मैं तो खुद ही तैयारी क्या करता, मम्मी ने किसी पंडित जी को यूं दिखाई होगी और पंडित जी ने कहा कि इसके राज योग। मम्मी ने मेरे को फोन किया कि तेरे ना राज योग है। आपने उस दिन किताबें बंद की, मैं पढ़ने की आवश्यकता, आरएस तो लगी जाएगी भाई। राज्यों का मतलब यही है भाई। आप आज के टाइम में राजा कौन? आईएएस और आरएस। आईएएस राजा है भाई, किसी टाइम में वो राजा महाराजा होते थे। आज आप राजा महाराजा पढ़ोगे तो राज्य हो गए। आपने किताबें बंद, सिलेक्शन हो गई। मैंने मम्मी का, पंडित जी फालतू में 1100 रुपए लेके तरस, अपने कोई भी राज्य होगी तो मैंने कहा हाँ भाई आप लेगे क्या। पर फिर मैं बेटा कुछ सोचता, अगर पंडित जी ने कहा तो कुछ तो सोच के क्या ही होगा। पर यार अपना सिलेक्शन नहीं हुआ, कैसे राज्य होगा? फिर मैं थोड़ा बड़ा सोचता हूँ, अपने एक दिन मंत्री बनेंगे। भाई मन के लड्डू कम क्यों, फीके क्यों? भाई खाने हैं तो मीठे खाए, खूब सारे खाए। दूध खाने धोबा बरबर खाए, माता बैठ रखा हूं। जब सोचना ही है तो बड़ा। और आदमी जब यूं सोचता रहता है तो खुद ही खुद मन में खुश होता रहता है। कुछ गलत फहमियां अच्छी होती, कुछ दाग। वरना ये आदमी सोच ले यार जिंदगी में तो अब क्या ही करेंगे, मर जाएंगे ये वो, तो जिंदगी में आगे बढ़ने की संभावना समाप्त हो जाती है। क्यों बड़े बड़े सोचते रहते हैं मंत्री, फिर एक दिन प्रधानमंत्री। सोचने में क्या आ जाता है, सोचा तो जा ही सकता है। तो अपने सोचते भाई साहब कभी भी कम है, तो आप भी बड़ा ही सोचा करो, कभी भी छोटा सोचना। कोई पूछे आरएस क्या, आरएस क्या होता है? आईएएस बनूंगा, आईएएस। वो आपको कहते नहीं नहीं आरएस भी तो यार बड़ा था। आपको आरएस और आईएएस में उतना ही फर्क होता है जितना बीड़ी और सिगरेट में। तो अपने आईएएस बनना, आरएस बनना सोच तो सकते, बने नहीं बने आगे का आगे देखें। अभी आदमी सोच ले कि नहीं अपने से तो आरएस भी नहीं बना जाएगा, छोटा मोटा कोई जुगाड़, पेट भरने जैसी कुछ नौकरी लग जाए। इसलिए कभी भी छोटा सोचना तो वो का वो। तो भाई अब तो टाबरों के अपने टाइम देख लेते हैं। पहले आप सोचोगे यार जब घड़ियां थी नहीं तो फिर उनकी कुंडलियां मुंडलियां कैसे बनवाते? तो पहले क्या करते, जैसे कोई बच्चा होता तो सूर्य और चंद्रमा, भाई समय इनके आधार पर तो सूर्य और चंद्रमा, इनकी छाया कहां पड़ रही है उसके आधार पर। मैं बताऊं आज भी दादाजी की उम्र के लोग दोपहर में कहते थे 3 बजे की चाय बना लो। और आपको क्या पता 3 बजे आपके पास तो घड़ी नहीं बजे छिया आ गई। मकान की छाया कहां पर आएगी उसको देख के बताए, वो एग्जैक्टली बताएंगे। यहाँ छाया तो 2 बजेंगे, यहाँ छाया आ गई 3 बजेंगे, यहाँ छाया आ गई 4 बजे। कई बार रात को ऐसा होता है आप दादाजी के पास सो रहे हो और आपकी आंख खुली और दादाजी बैठ के माला फेर रहे हैं और आपने कहा कि अरे अभी रात तो रखी है ना, आप अब कैसे उठ गए? अरे 4 बज गई यार। अब 4 बजे तो उठ ही जाते हैं। 4 कैसे बज गए? आप कैसे पता 4 बज गई? कीर्तियां ढल गई, तारे हैं कीर्तियां, वो तारों की लोकेशन बताओ उनको। ये तारे यहाँ पे रहते हैं इसका मतलब इतने बजे, ये तारे यहाँ से यहाँ चले जाएंगे इसका मतलब टाइम चेंज। सूर्य और तारों के आधार पे टाइम चेंज होता है। डोकरे आज भी बता देते हैं। तो पहले क्या करते, जब भी यूं बच्चा होता, इसमें क्या हंसी है डोकरे? अरे ये वर्ड भी हंसी बड़ा है। डोकरा डोकरी तो बहुत नॉर्मल वर्ड।
यार आप वाली पीढ़ी ज्यादा फॉरवर्ड नहीं होगी थोड़ी, बिना बात की हंस लेती है। तो भाई जब सिया पैदा हुआ तो वो जो दाई थी, दाई समझो, दाई डिलीवरी करने नर्स, आज नर्स का दिया अपने, पहले दाई माँ दाई, वो जो दाई थी उसको कहा हुआ था भाई दो लाइन खींच देना कहां पर वो सूर्य की रोशनी आई हुई, वो बेचारी भूल गई। बेटा पर पैदा हुआ, टाबर वो लड़का पैदा हुआ तो खुशियां खुशियां मनाने में लग गए। ऐसे में वो बेचारी को 20 मिनट बाद यार लाइन खींचनी भूल गया, राजा आएगा और वो पूछेगा, तो उसने देखा कौन देख रहा है अपने को, 20 मिनट बाद में जाकर लाइन खींच। अपने कहते हैं पल पल में ग्रह नक्षत्र 2 मिनट पहले अलग थे, 2 मिनट बाद में। इसलिए जब भी कोई मूर्त वूर्त गाड़ी भी खरीदनी होती है, पंडित जी से पूछते, पंडित जी कहते हैं 11:15 से 12:30 के बीच का मुहूर्त है। और कई बार अपने 11 बजे जाके खड़े हो जाते दुकान पे, दुकान अलग ना 15 मिनट और रुक जाओ, ऐसा है ना। अभी ये देख लेना, ये चुनाव हो रहे हैं, जितने लोग पर्चे भरेंगे चुनाव, सारे के सारे मूर्त देख देख के भरे। और अब अखबार में पक्का देख लेना, अगले 2 महीने अखबार पढ़ो, अखबार में एक दिन आ जाएगा विधायक महोदय या विधायक प्रत्याशी पहुंचे 11 बजे, लेकिन आधा घंटे तक उन्होंने प्रचार नहीं भरा, क्योंकि ज्योतिष की भविष्यवाणी के अनुसार 11:30 भरेंगे तो ही जीतेंगे। जीत हार भले उनके काम के आधार पर, फिर भी अपने मानते तो इन सब चीजों को। तो उस वो बेचारी महिला लेट खींच के आई वो। अब सेतराम जी पंडित जी को लेके, पंडित जी को पूछा, पंडित जी बेटा हुआ है देख के बताओ भाई। पंडित जी ने कहा इस टाइम पे पैदा हुआ, हाँ बहुत करड़े ग्रह नक्षत्र, बहुत कठोर ग्रह नक्षत्रों में पैदा हुआ है। कैसे? यदि इसका मुंह आपने देख लिया, बाप ने देख लिया इसका मुंह, तो बाप मर जाएगा। इस बेटे का तो मुंह देखने लायक ही नहीं। सेतराम जी ने कहा आपने देखना ही नहीं, अपने कौन सी बेटों की कमी है और कौन सी कमी आ जाएगी, खुद पे भरोसा था आपने। इसलिए हाथों हाथ जल्लाद बुलाएगा, जल्लाद समझते हो, मारने वाले जल्लाद बुलाएगा, जल्लादों का इस बच्चे को अभी जंगल में ले जाओ, जंगल में जाके मार दो। जल्लाद बेचारे मारने गए तो उनको लगा रहे हैं आपने जल्लाद अपना काम मारना है, पर फिर भी एक दिन का टाबर जिलफ है हाथ में, कैसे मारा जाएगा ये। तो लगा यार अपने से नहीं मारा जाए, भगवान देख रहा है, ऐसा पाप नहीं किया जाए। अपने देश को किसी जंगली जानवर की गुफा में फेंक देते हैं, जानवर खा जाएगा, अपने हाथ से तो मरेगा नहीं, कम से कम ये पाप तो नहीं लेगा, क्योंकि जिंदा लेके तब तो राजा मरेगा अपने को। तो वो एक कोई कहते हैं गुफा थी, उस गुफा में फेंक गए। ऐसा कहानियां आपने कि उस गुफा में एक शेरनी अपने बच्चे को उसी दिन जन्म देती है, तो शेरनी और उसका बच्चा सो रहे थे, उसको वो जल्लाद फेंक के गए तो वो लुढ़कता लुढ़कता वहां जाके गिर गया। थोड़ी देर बाद शेरनी को जब होश आया, उसको लगा मेरे 2 बच्चे हैं, उसने उसको मनुष्य वाले बच्चे को भी शेर की तरह पालना शुरू कर दिया। डार्विन का अनुकूलन का सिद्धांत देता है कि मनुष्य जैसे वातावरण में रहता है वैसे हो जाता है। अब वो मनुष्य वाला बच्चा भी किसकी तरह रहे, शेर, हाथों को पैर बना लिया, ऐसे ऐसे चले, गुर्राए, थप्पड़ मारे, जंगल का मांस जो है वो मांस कच्चा ही खा जाए, ये सब वहां चल रहा है उधर जंगल में। एक दिन पालीवाल ब्राह्मण पाली से बदायूं की तरफ जा रहे अपना राजा लेने के लिए। रास्ते में बदायूं के जंगलों में उन्होंने देखा कि 5 शेरों की लड़ाई हो रही है, उनमें एक शेर उन बाकी 4 शेरों के झपट्टे मार रहा है और जीत रहा है उनके अंदर। पर वो एक शेर जो जीत रहा है वो मनुष्य है, लेकिन वो बर्ताव शेरों की तरह कर रहा है, वैसे ही चल रहा है, वैसे गुर्रा रहा है, मोटे मोटे दांत है, मोटे मोटे नाखून है उसके। वो तो बेचारे भागे वहां से, उन्होंने देखा इसने अपनी तरफ देख लिया, अपने खाए गए। भाग के आगे बदायूं गए, बदायूं के राजा कौन है, सेतराम जी। उन्होंने सेतराम जी जागा, सेतराम जी आपके जंगलों में हमने भयंकर कोतक देखा है, कोतक। अचंबा है अचंबा, क्या कि वहां पे शेरों की लड़ाई हो रही, एक शेर आदमी है। सेतराम जी ने कहा मैं मिला तुम्हें सुबह, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे सर आपको उसकी सौगंध हमेशा देख के है। सब चारों तरफ इधर उधर की बातें चल, किसकी सौगंध, किसी के सकते, सोना बाबू कोई हो सकता। तुम्हारे वही समझ आएगी इसलिए मैंने वो बता, और कोई सौगंध तुम्हारे समझ ही कहाँ आती है। तो कहा कि भाई अम्मा में ऐसा ऐसा देख के है। सेतराम जी ने चारों तरफ दरबार में बात की, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, जंगल में आदमी कैसे रह सकता है, कहाँ चला गया, शेरों के साथ कैसे हो सकता है। तो जल्लाद आए बाप रे, और जल्लादों ने कहा माफ करो तो हमें एक बात बताएं। राजा ने कहा 7 खून माफ है, कोई बात है तो बताओ। 7 मर्डर भी करके तो भी मैं तुम्हें सजा। राजा वो जो आपका एक बेटा था, राजा ने कहा कौन सा, वो 51। आपने कहा था जंगल में फेंक के होगी, हाँ सर हम उसको जंगल में फेंक के तो है थे, पर मार के नहीं, शेरों की गुफा में फेंक के, हो ना हो ये वही है। तो पर यार उसके लिए तो कहा था कि उसका मुंह देखते ही और बाप मर जाएगा यार, ये तो वो बहुत ग्रह नक्षत्रों पैदा हुआ था। वो दाई आए, दाई ने कहा था ये जब बात पता ही करे तो मैं कहता हूँ मैंने वो आधे घंटे बाद खींची दिलाई, इसलिए ग्रह नक्षत्र चेंज हो गए होंगे। तो राजा को पता चला, तो राजा ने कहते हैं भेजे अपने बंदे, और बंदे को भेजेगा पकड़ के लाओ। बंदे गए, पहले तीर मार के घायल किया, तो कैसे है शेर, घायल करके लेके बांध के लेके होश आया तो उसको मिनक दिखाया कि मिनक है देख ऐसे क्या कर रहा है, और उसके बाल काटे, दांत छोले आगे से, उसके नाखून काटे,
कपड़े पहनाए उसको, पहले जिंदाबाद ही था। जंगल में उससे उसने कौन से कपड़े पहन रखे थे, फिर उसको थोड़ा यूं मांस वास चिकन विकन खिलाया कि ये क्या कच्चा खाता, रोस्टेड खा, मजे आए इसको, थोड़ा बंदा ठीक हुआ। डार्विन का अनुकूलन का सिद्धांत है, जैसे में रहेगा वैसा हो जाएगा। अब वो आदमी में रहता क्या हो गया, इतने में पालीवाल ब्राह्मण आगे बंगाल की तरफ से बिजनेस करके वापस आए। क्षेत्राम जी का, क्षेत्राम जी हम एक बात बता गए थे। क्षेत्राम जी ने थैंक यू यार, मैंने उस दिन गुस्सा किया फालतू में आप लोगों पे, वो तो यार मेरा बेटा ही, क्या बात करते हो, कहा उनका ये बेटा, अरे ये खाता नहीं है, नहीं नहीं कभी कभी गुर्राता है। अब क्षेत्राम जी ने पूछा कि यार मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। उन्होंने कहा सर हम तो आपके पास ही आ रहे थे कि हमारे को राजा चाहिए, हमारे पास लूट पाट होती है, रक्षा करने वाला कोई चाहिए। क्षेत्राम जी ने कहा भाई मेरे खूब सारे राजकुमार है, किसी को भी ले जा सकते हो। उनका किसी को नहीं, वो सिंहों के साथ रहा था, इसलिए उसका नाम है सिंहा। क्या नाम है? वो यहाँ पर आता है, खेड़ू को अपनी राजधानी बनाता है, एक गायों की रक्षा की एक लड़ाई में बिट्ठू में लड़ता हुआ मारा जाता है। बिट्ठू के अंदर उसकी क्या है? छतरी। तो राजस्थान में राठौड़ों का संस्थापक कौन था बाद में, कहां से आया था बताइए, उसे किसकी सहायता के लिए आया था, राजधानी कहां बनाई, छतरी कहां पर है। ऐसी एक फोटो राव सिंह की जोधपुर के किले में लगी। जोधपुर के किले में एक फोटो है जिसमें 5 शेरों की लड़ाई हो रही है, उनमें एक शेर बाकी चारों शेरों को मार रहा है। कालांतर में एक अंग्रेज जोधपुर के किले में 3 साल तक लगभग रुक के गया, खूब दिनों तक यहाँ पे रुक के गया। 3 साल एग्जैक्टली अवधि मुझे याद नहीं, पर कई दिनों तक यहाँ पे रुक के गया। उस अंग्रेज ने वो फोटो देखी, उस फोटो देख के अंग्रेज ने पूछा कि ये क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है कि यूं इसके साथ में ये शेरों के साथ में आदमी है, ये कैसे हो सकता है। और अपने बड़ा लोगों ने कहा ऐसे क्या शेर शेर कर रहा है, सियाजी महाराज है, बोमियोसा महाराज आजोड़। उसने है क्या, अपने बड़ा कहानी सुनाई कि हमारे तो सियाजी थे, इनका नाम ही सियाजी इसलिए ये था, शेरों के साथ में रहते थे। उस बंदे को कहानी बड़ी अच्छी लगी, उसने पूरी बुक लिखी था, जंगल बुक। कौन सी बुक लिखी? ये जो कैरेक्टर है मोगली, मनुष्य है, जंगल में रहता है, सेम कैरेक्टर तो है। जंगल जंगल बात चली है, चड्डी पहन के फूल खिला, मोगली वाला कैरेक्टर यही तो है। उस बुक के लिए उस राइटर को 1907 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था।